Hello guys, welcome to my channel. This is my first YouTube video. So थोड़ा बहुत मेरा आवाज़ ऊपर नीचे बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हो सकता है, बट अदरवाइज़ मैं आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो आई नो कि कैसे जो है मतलब मुझे समझ में आता है और सेम उसी तरीके से जो है मैं आपको समझाने का जो है ट्राई करूँगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा प्रीएम्बल। सो ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीएम्बल है, तो इसको आप ध्यान से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सा वर्ड जो है मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा वर्ड जो है मेंशन नहीं है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं जो कि हमारे ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे और ये क्वेश्चन जो है हमेशा जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है एंड दैट इज़ इसके अंदर जैसे ये हमारा पुराने वाला प्रीएम्बल है तो इसके अंदर जो है आपको सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड देखने को नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, प्रीएम्बल क्या होता है, जैसे हमारी एक बुक होती है तो बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है तो आप उसके इंडेक्स को जाके चेक करेंगे। सेम तरीके से अगर आपको देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, क्या इसकी फ़िलोसफी है, तो उसे जानने के लिए जो है आप अपने प्रीएम्बल को देखेंगे। तो जो हमारा प्रीएम्बल है उसको सोल एंड ज्वेल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि ये आत्मा है, पूरा निचोड़ इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक्ट्स एज एन इंट्रोडक्टरी, तो ये एक तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये है किस बारे में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके आइडियल्स क्या हैं। और ये जो है एन ए पालखी वाला ने जो है इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सेम तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, तो ये जो हमारे फाउंडिंग फादर्स उनके ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को दिखाता है कि वो क्या चाहते थे, वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और क्या चाहते थे वो, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो अचीव क्या करना चाहते थे। और ये एक तरीके का जो है नॉर्थ स्टार का काम करता है जो कि सबको गाइड करता है कि किस तरीके से, किस डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना है, कैसे आपको पॉलिसीज़ बनानी है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक गाइड का काम करता है। एंड द प्रीएम्बल इज़ द हॉरोस्कोप, जो के एम मुंशी ने है, के एम मुंशी ने जो है इसको हॉरोस्कोप बोला है। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, कुंडली, जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसको हॉरोस्कोप बोला जाता है। तो के एम मुंशी ने जो है इसे हॉरोस्कोप बोला। उसके बाद आता है हमारा कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। तो हमारे प्रीएम्बल के जो है बेसिकली 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला जो है होता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अथॉरिटी कौन देता है कि ये हम पे रूल कर सके, हमें बता सके कि हमें कैसे क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है, कैसे पॉलिसीज़ बनानी है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कौन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी मिली कहाँ से। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसे है। जैसे हर एक पर्सन होता है उसका अपना एक नेचर होता है, मेरा एक नेचर है, आपका एक नेचर है। कोई एग्रेसिव होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई हर टाइम हैप्पी रहता है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। हर किसी का अपना नेचर होता है। तो सेम तरीके से इंडिया का नेचर कैसा है, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, प्रीएम्बल से पता चलता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। हर इंसान के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इंडियन स्टेट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ एडॉप्शन, कि इसको एडॉप्ट कब किया गया प्रीएम्बल को। तो वो चीज़ें हमें जो है इससे पता चलती है हमारे प्रीएम्बल से। तो हम एक एक करके इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो जो हमारा प्रीएम्बल का पहला ही वर्ड होता है वो होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे वी द पीपल का मतलब क्या होता है, वी द पीपल यानी कि हम लोग जो है ये रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग कौन, हमने तो जाके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, वो लिखा हमारे फाउंडिंग फादर्स ने। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने जो है ये लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब हम यहाँ पे वी द पीपल लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये कोई राजा ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया, ये हमने खुद के लिए लिखा है। हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया, हमने उनको चूज़ किया। हमारे ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, PRSTV,
PRSTV का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से जो है हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को जो है चूज़ किया और उसके बाद उन्होंने हमारे बिहाफ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो हमने ही उन्हें ये अथॉरिटी दी लिखने की, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारे बिहाफ पर ये लिखा है, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हम सबका है। तो अथॉरिटी है कौन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जिसकी हम बात करें, वो अथॉरिटी है कौन, वो अथॉरिटी है पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नेशन के फ्यूचर के लिए कि हम सब मिल के जो है काम करें। उसके बाद आती है हिस्टोरिकल रूट्स कि आखिर ये प्रियम्बल का आइडिया आया कहाँ से। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, सबसे पहले ये आइडिया हमारे पास आया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था जिसके अंदर सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद अ प्रियम्बल वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया ने जो है ये प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया है। तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास किया था, मतलब प्रेजेंट किया था उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको जो है प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फाइनली ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था, और तब से लेके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से लेके आज तक जो हमारा प्रियम्बल है उसको एक बार जो है अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार आज तक अमेंड किया गया है। प्रोवाइड्स द फिलोसफिकल पिलर्स, ये तो छोड़ो। उसके बाद आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया था कि नेचर होता है हर किसी का, तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है हम वो पढ़ेंगे। तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स हैं हमारे जो हमें याद रखने होंगे, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोवरन के बारे में। तो सोवरन का मतलब क्या होता है, सोवरन का मतलब होता है कि जो इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि इंडिया जो है जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। ठीक है, जिस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट बना था। फिर 1945 में ही यूएन बना था, उस टाइम पे इंडिया जो है यूएन का भी पार्ट बना था। बट स्टिल इंडिया उन सब का पार्ट है, तो अपनी मर्जी से है, वो जब चाहे उनको एग्जिट कर सकता है। वो कोई भी अपना डिसीजन इंडिया के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है इंडिया पे। और इंडिया जो है एक्वायर कर सकता है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को, एक्वायर कर सकता है मतलब किसी भी फॉरेन टेरिटरी पे कब्जा कर सकता है, काइंड ऑफ ये हम कह सकते हैं, मतलब उसको अपने इंडिया के अंदर उसको मिला सकता है। और सीड इट्स टेरिटरी, या फिर अपनी टेरिटरी भी किसी को दे सकता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है, आपसे बताइए क्या कभी ऐसा हुआ है? तो मैं बताती हूँ आपको, यस, इंडिया ने फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया है। लेकिन आप तो कहते हो इंडिया तो एक्सपेंडिंग नेशन नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो इंडिया ने कब किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सिक्किम है, सिक्किम अर्लियर जो क्या है यार, सॉरी, जो सिक्किम है वो हमारे जो है स्टार्टिंग से जो है पार्ट नहीं था हमारे इंडिया का। उसको 34th एंड 35th, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 34th और 35th अमेंडमेंट से जो है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन यूनियन का जो है पार्ट बनाया गया था। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो गोवा है, गोवा जो है कॉलोनी होता था पोर्टुगीज़ का। तो वो जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के काफ़ी साल बाद जो है उसको छोड़ के गए थे। तो उस टाइम पे जो गोवा है उसको बाद में जो है इंडिया का पार्ट बनाया गया। तो इंडिया ने एक्वायर किया है फॉरेन टेरिटरी को, बट सीड इट्स ओन, क्या इंडिया ने अपनी टेरिटरी भी कभी किसी को दी है? तो आंसर इज़ येस, इंडिया ने अपनी टेरिटरी भी दी है। जैसे कि हम बांग्लादेश की बात करें, तो जिस टाइम पे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश के साथ इंडिया ने कुछ टेरिटरीज़ को जो है एक्सचेंज किया था। तो इंडिया ने अपनी टेरिटरी को सीड भी किया है। तो उसके बाद इंडिया कंडक्ट्स, तो जो सारी नेशंस होती हैं वो अपना नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही काम करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है रियलिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है। अगर आप रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही इंडिया भी जो है काम करता है, किसी के बताने पे नहीं करता है। उसके बाद आता है सोशलिस्ट। तो मैंने आपको बताया था 3 वर्ड्स बाद में ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर
एंड इंटीग्रिटी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सिस मतलब जो सिस्टर होता है ना, SIS, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं बाद में ऐड किए गए थे। ये वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से। जो 42nd अमेंडमेंट है वो बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट क्या था, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर इतने सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे, इतने सारे चेंजेस वगैरह किए गए थे कि मतलब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का ही नाम दे दिया गया। तो ये जो है 1976 में हुआ था। इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी इसको लेके आई थी। इस टाइम पे हमारे जो इंडिया है इसके अंदर जो है इमरजेंसी लगी हुई थी। अब ऐसे कैसे उन्होंने सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर चेंज कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 4 है वो DPSP के साथ डील करता है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं इनके अंदर पहले से जो है हमारा मतलब ऐसा दिखता था कि इंडिया का जो नेचर है वो सोशलिस्ट है, बट वो वर्ड प्रियम्बल के अंदर जो है मेंशन नहीं किया हुआ था। तो कैसे पता चलता था? जैसे उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि उसके अंदर जो है पंचायत्स का प्रोविजंस था, एंड जैसे 42nd अमेंडमेंट से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड किया गया था। तो कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि DPSP के अंदर पहले से थे, जिससे कि हमें देखने को मिलता था कि इंडिया का जो नेचर है वो सोशलिस्ट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, जिस टाइम पे कोल्ड वॉर हमारा हो रहा था, तो कोल्ड वॉर में भी कई कई इंस्टेंसेस पर ऐसा देखने को मिला था कि इंडिया जो है USSR की तरफ टिल्ट हो रहा था। तो USSR जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करता था, फॉलो करता था। तो इंडिया का टिल्ट जो है काफ़ी बार देखने को मिलता था कि USA और USSR में से उसका टिल्ट जो है USSR की तरफ हो रहा था। स्पेशली जो कि हमारा नेहरू का, शास्त्री जी, स्पेशली नेहरूवियन एरा जो था उस टाइम पे। तो इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इसका मतलब क्या है, जो मार्क्सिस्ट जो सोशलिज्म होता है वो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म होता है, कि इसके अंदर जो है सब कुछ स्टेट ओन्ड ही होगा। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि इंडिया के अंदर इनफैक्ट आई वुड रेदर से कि यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक ना लिख के अगर हम यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक होता है हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो कि हमारा मार्क्स वाला सोशलिज्म है, और एक होता है हमारा गांधीयन सोशलिज्म जो कि इंडिया में जो गांधी जी हैं उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म था उसको गांधीयन सोशलिज्म बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर जो है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जो है इंडिया का ज़्यादा टिल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म, जो मार्क्सिज्म और गांधीयन सोशलिज्म है उसको मिला के बनता है, जिसको बोला जाता है हमारा इंडियन सोशलिज्म। या थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एम्स ये जो है पॉवर्टी को एंड करने की, डिसीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सबको ख़त्म करने की बात करता है। तो इंडिया के अंदर एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होती है हमारी पब्लिक इकोनॉमी, एक होती है हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और एक होती है हमारी जिसके अंदर जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर्स ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। बट इंडिया के अंदर जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों जो है आपस में को एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, जिसको कि मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। सो 1991 में जो इंडिया था और उससे पहले जो इंडिया था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। 1991 में इंडिया में आए थे LPG रिफॉर्म्स। यार ये क्या दिक्कत है, ये WPS ऑफिस। हाँ, तो 1991 में इंडिया में आए थे LPG रिफॉर्म्स। तो LPG रिफॉर्म्स के अंदर इसका मतलब क्या है,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इससे क्या हुआ था, जो इससे पहले जो इंडिया जो है सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इंडिया सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा लीन करता था, बट 1991 में इंडिया को जब एलपीजी रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करने पड़े, क्योंकि इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे फेस कर रहा था। इंडिया जो है फेमाइन इंडिया में आ रहा था, ठीक है। काफ़ी जगह भूखमरी वगैरह थी, तो इंडिया को जो है यूएसए से इस टाइम पे हेल्प लेनी पड़ी थी। तो यूएसए से जब इंडिया ने हेल्प मांगी, तो यूएसए और मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस थे हमारे, उन सब की तरफ से मतलब इंडिया को प्रेशराइज़ किया गया एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसके बाद इंडिया जो है 1991 के बाद बिल्कुल चेंज हो गया, और इंडिया का जो टिल्ट पहले सोशलिज्म की तरफ हुआ करता था, वो जो है अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो गया, वो जो है अब कैपिटलिज्म की तरफ हो गया, जो कि आपको अब देखने को ही मिलता है कैसे सब चीज़ों को जो है कैपिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें चेंज होने लगी। उसके बाद आता हमारा सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड भी मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। सेक्युलर का मतलब होता है कि नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, कि इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान है, वो एक मुस्लिम कंट्री है, बट इंडिया एक हिंदू कंट्री नहीं है। इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, जो कि सब धर्मों को जो है एक ही नज़र से देखती है, ठीक है। तो ऑल रिलीजन्स हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। इंडिया किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी अलग से। जबकि जब से हमारी हिंदुत्व पॉलिटिक्स अभी स्टार्ट हुई है बीजेपी एरा में, तब से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि इज़ इंडिया रियली अ सेक्युलर कंट्री, ऐसे क्वेश्चंस उठने लगे हैं। बट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो हमारे दो तरीके के कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, और एक होता है हमारा नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। जो हमारा फ्रांस है और जो हमारा यूएसए है, इसके अंदर आपको नेगेटिव कंसेप्ट देखने को मिलता है, जबकि इंडिया के अंदर आपको जो है पॉजिटिव कंसेप्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका रिलीजन है, और रिलीजन मतलब कि जो चर्च है, और जो पॉलिटिक्स यानी कि जो स्टेट है, रिलीजन और स्टेट में आपको बिल्कुल सेपरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो पॉजिटिव कंसेप्ट होता है, यहाँ पे रिलीजन और स्टेट में एग्जैक्ट सेपरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इंडिया के जो है पॉजिटिव कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, कि मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो इंडियन स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स के अंदर भी जो है इंटरवेन कर सकता है। जैसे कि हमारा हम देखते हैं, जैसे हमारा 3 तलाक वाला मुद्दा था, तो उसके अंदर जो है हमारी स्टेट ने इंटरफेयर किया, तो उससे रिलेटेड लॉज लेके आए, उसके अंदर चेंजेस किए गए। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंडियन स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है। बट इन द केस ऑफ फ्रांस एंड यूएसए हम नेगेटिव कंसेप्ट देखेंगे, तो वहाँ पे रिलीजियस आपका जो लॉ है उसको फॉलो करने की परमिशन ही आपको नहीं मिल पाएगी, कि आपका जो रिलीजियस मामला है वो आपका प्राइवेट स्फेयर से बिलोंग करता है, तो उसको आप लॉज और वगैरह इन सब के साथ मिक्स नहीं करोगे, उसको आप सेपरेट रखोगे, आप पब्लिक उसमें नहीं लेके आओगे उसको, पब्लिक डोमेन में। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक। तो इंडिया का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जो है पॉपुलर सॉवरेंटी है। पॉपुलर सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, कि आप सब लोगों ने मिल के अपने पॉपुलर लीडर को चुना है, अपने पॉपुलर सॉवरेन को चुना है। सॉवरेन मैंने आपको बताया, जो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी वगैरह खुद डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये वैदिक कंसेप्ट, ये धर्म निरपेक्षता नहीं आएगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्षता आएगा। एंड पंथ निरपेक्षता भी आपका जो है सेक्युलरिज्म में आना था, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा, आई एम सॉरी। उसके बाद आता है कि डेमोक्रेटिक क्या, एक तो पॉपुलर सॉवरेंटी है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। यानी कि एक जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी लेजिस्लेचर को। बहुत दिक्कत आती है मुझे ये करने में। तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को, तो उसको रिप्रेजेंट कि यहाँ पे जो है एक पार्लियामेंट होगी,
डेमोक्रेसी आप सभी को पता है, और यहाँ पे एक पार्लियामेंट होगी जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाके बैठेंगे। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हम चूज़ करते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोट करने का अधिकार होगा, पीरियडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। तो हमारी 3 तरीके की डेमोक्रेसी होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जो हमारे बी आर अम्बेडकर हैं वो सोशल डेमोक्रेसी को जो है बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो जो है माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जो हमारे SC ST इन सब के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जब तक आपके पास सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास सोशल डेमोक्रेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद आता है हमारा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो है एक हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी। हाँ, जो हमारा हेड ऑफ़ स्टेट है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है, हेरिडिटरी नहीं है। जैसे कि हम ब्रिटेन के अंदर देखेंगे तो ब्रिटेन के अंदर क्या है, हमारा मोनार्क होता है। ब्रिटेन के अंदर हमारा जो है मोनार्क होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोनार्क है वो हेरिडिटरी होता है कि मतलब राजा, राजा का बच्चा राजा, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। लेकिन इंडिया के अंदर जो है इलेक्टेड होता है। जो प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्शंस भी उसी से होते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हुए थे, PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन। कोई भी पब्लिक ऑफिस है वहाँ पे कोई भी जो मतलब हर किसी के लिए ओपन है। आपको कोई कंप्लेंट करनी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हर किसी के लिए ओपन है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, काला गोरा या कुछ भी। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। प्रिविलेज क्लास की अगर हम बात करें, जैसे पहले तो फिर भी प्रिवी पर्स होता था। प्रिवी पर्स होता था कि मतलब जिस टाइम पे हमारे रूलर्स थे, रूलर्स नहीं, हाँ, जिस टाइम पे इंडिया बना था तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे राजे रजवाड़ों को जो है हमारे अंदर समेट लिया था। इंडिया के अंदर उनको इंडिया का पार्ट बनाया था। तो बदले में उनको बोला गया था कि आपको जो है पेंशन दी जाएगी, आप अपना महल मेंटेन कर सकते हो। उनको काफ़ी सारे कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे कि आप अभी वो इंजॉय कर पाओगे। बट जिस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जो है इसको बाद में रिमूव कर दिया था। तो फ़िलहाल तो कोई भी ऐसे प्रिविलेज क्लास अलग से है ही नहीं, ठीक है। इन इंडिया प्रेसिडेंट जो है 5 साल के टर्म के लिए जो है इलेक्ट होता है, उसका फिक्स टर्म है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोमिसेस कि हमारा गोल क्या है, हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जस्टिस। तो हमारा 3 तरीके का जस्टिस होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। देखो, सोशल हमारा होता है समाज से रिलेटेड। तो समाज के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि जो समाज के अंदर जितने भी लोग हैं सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। इकोनॉमिक हमारा आ जाता है पैसे से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, कोई भी वेल्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जहाँ पे सोशल आ जाए समाज ले जाओ, जहाँ पे भी इकोनॉमिक आ जाए मनी ले जाओ। उसके बाद आता है पॉलिटिकल में आ जाएंगे हमारे पॉलिटिकल राइट्स एंड एक्सेस की, सबको जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, ठीक है, कि राइट टू वोट जैसे सबके पास होगा। तो ये हमारा पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। और ये जो है हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है जी रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी। तो हमारे 4 गोल्स थे। हमारे 4 गोल्स कौन कौन से हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस हमने लिया रशियन रेवोल्यूशन से, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों हमने लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी जो कि हुई थी 1789। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है 789, ठीक है, 789। 9 से आगे तो कुछ होता भी नहीं है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 तो नहीं लिखोगे। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो उससे जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों वहाँ से लिए गए थे। उसका स्लोगन ही था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी जो है ये फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा कि कौन कौन सी लिबर्टी के बारे में प्रीएम्बल में बात की हुई है। ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या है, क्वालिफाइड का मतलब होता है इसके ऊपर कुछ रीजनेबल लिमिट्स है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
राइट टू स्पीच आपके पास है, तो राइट टू स्पीच के अंदर क्या है कि आप ठीक है, आप बोल सकते हो, आपके पास राइट टू स्पीच है, बट ऐसा नहीं है आप कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करने लग जाओगे, कोई आप किसी को जाके गाली देने लग जाओगे, ऐसे गाली गलौज करने, तो उसके अंदर आपकी क्या है, कुछ लिमिट्स आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद असेंशियल फॉर द इंडिविजुअल टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल, कि आप अपना फुल पोटेंशियल जो है डेवलप कर सकते हो, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। टेकन फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर उसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के अंदर हमारा आ जाता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें 2 वर्ड्स मेंशन है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, 2 दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बर्थ पे। तो जैसे तो ये हमारे 3 तरह की इक्वालिटी होती है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो जो सिविक इक्वालिटी है इसमें जैसे हमारे आ जाएगा जो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट है और ये जो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होती है हमारे पास, ठीक है, वो सब आ जाएगा हमारा सिविक में, यानी कि इसमें हमारे जो इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स हैं वो हमारा आ जाएगा सिविक इक्वालिटी में। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर हमारा आ जाएगा जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, जैसे सबको जो है वोट करने का राइट है, ठीक है, कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर जो है हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे इलेक्शन को जो है सब लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, उसमें सब लोग वोट डाल सकते हैं, उसके लिए मतलब 21 की एज का क्राइटेरिया है, या फिर अलग अलग, जैसे कहीं पे 30 की एज होती है, 35, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब हो जाता है कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क होगी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सिंपल, इसका मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो ये जो है बात करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो वर्ड है ना इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी वर्ड जो है हमारा बाद में ऐड किया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात करता है। इट एनकरेजेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड डिस्करेजेस कम्युनलिज्म। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को जो है एनकरेज करता है कि सब लोग आओ मिल के रहें, ठीक है, सब भाई भाई हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, तो सब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है। और जो कम्युनलिज्म है उसको ये डिस्करेज करता है। कम्युनलिज्म क्या होता है, एक होता है हमारा कम्युनिज्म, मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बताती हूँ। एक होता है हमारा कम्युनिज्म और एक होता है हमारा कम्युनलिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये होता है आपके जो धर्म होता है उससे रिलेटेड होता है, धर्म के ऊपर जो दंगे वगैरह होते हैं ना उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। और जो कम्युनिज्म होता है ये होता है हमारा मार्क्सिज्म से रिलेटेड, जो कि मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सब कुछ है स्टेट ओन्ड होगा, जो सब कुछ है स्टेट ओन्ड होगा, ठीक है, कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी चीज़ जो है प्राइवेट नहीं रहेगी, ये होता है हमारा कम्युनिज्म, ठीक है, कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होगा। फिर उसके बाद आता है लीगल स्टेटस एंड हिस्टोरिकल चेंजेस, कि कैसे कैसे जो है अलग अलग केसेस हुए हैं, कैसे कैसे जो है कुछ चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बेरुवर यूनियन केस। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेरुवर यूनियन में बोला गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? आप खुद सोचिए, मतलब लॉजिक लगाइए। तो इसका मतलब है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। तो बेरुवर यूनियन केस के अकॉर्डिंग जो है हमारे प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। और ये कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अलग अलग जजमेंट से जो है अपने जो पुराने स्टेटमेंट्स होते हैं उनको जो है रिवाइज भी किया जाता है। तो जैसे केशवानंद भारती केस है, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1973, ठीक है, क्योंकि इसके ही जस्ट कुछ टाइम बाद जो है हमारी इमरजेंसी लग गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन।
इसी केस के अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है उसके बारे में वैसे मैंने अलग से स्लाइड अटैच किया, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर आप चीज़ें अमेंड कर सकते हो, जो पार्लियामेंट है चीज़ें अमेंड कर सकती है, बट उसका भी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो इसलिए जो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जुडिशियल रिव्यू, तो चाह के भी पार्लियामेंट इस जुडिशियल रिव्यू को जो है ख़त्म नहीं कर सकती है, ठीक है। तो और ये जुडिशियल रिव्यू है कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हमें कैसे पता बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये बेसिक स्ट्रक्चर बताती है हमारी कोर्ट्स, अलग अलग टाइम पे वो बताती हैं कि ये चीज़ हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इस चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते हो, या फिर ये चीज़ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लो अमेंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अब हम अमेंडमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, सिर्फ 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सिर्फ एक बार इसको अमेंड किया गया है, ठीक है। और अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है? आर्टिकल 368। उसके बाद हमारा थर्ड केस आता है LIC ऑफ इंडिया केस। ये हुआ था हमारा 1995 में। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही केसेस मैंने इम्पॉर्टेंट वाले लगाए हुए हैं। तो इसके अंदर दोबारा जो है ये रीट्रेट किया गया कि जो प्रियम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसका एक अहम हिस्सा है, तो उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसको डायरेक्टली एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे हम बताते हैं कि हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है, इस तरीके से। बट आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है सेक्युलर, और आप जो है हमारे प्रियम्बल के उस प्रोविज़न को जो है आप वायलेट कर रहे हैं आप। तो ये डायरेक्टली एनफोर्स्ड इन कोर्ट नहीं है कि इसके बेसिस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। उसके बाद हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है कि वो उसको मिसयूज़ ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होता तो पार्लियामेंट इसको मिसयूज़ कर सकती थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ कर सकती थी। जैसा कि थोड़ा कुछ हुआ भी है ऐसा शुरू में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर 9th शेड्यूल ऐड हुआ, 31 BC ऐड हुए, मतलब पता नहीं, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में बहुत बड़ा टसल जो है काफ़ी टाइम तक चलता रहा था। तो वो सब इसी मुद्दे को लेकर था कि पार्लियामेंट कैसे जो है मिसयूज़ करने का ट्राई कर रही थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल को उसने आज तक बचा के रखा हुआ है। फिर उसके बाद इसका लीगल स्टेटस क्या है मैंने आपको बता दिया, ये डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में, तो ये नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली कोर्ट्स में नहीं जा सकते। तो हमारे जो DPSP होते हैं, क्या वो जस्टिसिएबल होते हैं या नॉन जस्टिसिएबल होते हैं? हमारे DPSP भी जो है नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो चाहे तो उनके बेसिस पे जो है अपनी पॉलिसीज़ बना सकती है, बट जब तक वो नहीं बनाती तो DPSPs जो है नॉन जस्टिसिएबल। अगर कोई पॉलिसी बन जाएगी तब आप जो है उनकी मांग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जबकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में दिए हुए हैं, वो जो है जस्टिसिएबल होते हैं कि आप उनको लेके जो है कोर्ट में जा सकते हैं। और इंटरप्रिटेशन टूल कि मतलब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, बट स्टिल उसके अंदर कुछ कुछ एम्बिग्विटीज़ कई बार होती हैं, नहीं पता चल पाता है कि उसका रियल मीनिंग क्या है, फाउंडिंग फादर्स क्या लिखना चाह रहे थे, या फिर उसको किसी तरीके से जो है मोल्ड कर दिया जाता है लॉयर्स वगैरह के द्वारा उसकी लैंग्वेज को। तो उसको री इंटरप्रेट करने के लिए जो है, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो है कोर्ट्स जो हैं प्रियम्बल को जो है एक बेस की तरह यूज़ करती हैं और उसको समझने की कोशिश करती हैं। सो थैंक यू। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
because this is my first video and I want your motivation. Thank you so much.